नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, ज्ञानी लोग बताया करते हैं कि कुछ आत्माएं, दुष्ट आत्माएं कुछ ऐसी भी होती है जो आपको नज़र तो नहीं आती, लेकिन आपकी ज़िंदगी में इस तरह से घुल मिल जाती है, आप उसको देख भी नहीं सकते, उसको एहसास भी नहीं कर सकते, और वो मौका देख करके आपके साथ वार करती है। और तब आप समझ नहीं पाते हैं कि मेरे साथ में अचानक ये सब क्या होने वाला, क्या हो रहा है, ये सब घटना कैसे घटने लगी। जब आपके घर में कुछ विचित्र घटनाएं घटने लगती है, और तब आप सोच भी नहीं सकते कि आज के युग में, साइंस के युग में ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या। तो दोस्तों, ये जो कहानी है ना, ये जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये घटना मुझे मिली है छत्तीसगढ़ से। ये घटना हमें भेजे हैं, उनका नाम है अजय कुमार जी। साल 2004 का ये घटना इनके साथ में घटी थी। तो चलिए, देर नहीं करते हैं, इस घटना की तरफ चलने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन अजय जी की ही पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, मेरा नाम अजय कुमार, मैं छत्तीसगढ़ का रहने वाला, और छत्तीसगढ़ के एक शहर में ही मैं जॉब कर रहा था। मेरी सगाई हो चुकी थी। मैं जब ऑफिस में लगा था ना जॉब पर, तो किसी ने मुझसे सवाल नहीं पूछा था कि अजय कुमार, तुम्हारी शादी हुई है कि नहीं हुई है। मेरी उम्र लगभग 25 साल पार कर चुका था, लेकिन देखने में मैं थोड़ा कम उम्र का दिखता था। शरीर का मेरा ढांचा ही ऐसा था, लगता था लोगों की नज़र में अभी मैं ज़्यादा बड़ा नहीं हूँ। लेकिन मैं 25 साल पार कर गया था, और मैं उस ऑफिस में जॉब कर रहा था। उसकी जो एक इंचार्ज थी, जो हमारी सुपरवाइज़र थी, वो एक लड़की थी, और वो पहले ही दिन से मुझे शायद मन ही मन मुझे पसंद कर लिया था। अब मैं उनकी भावना को बिल्कुल जान नहीं पाया था। मुझे लगा कि मैं नया हूँ, और वो मुझे इस ऑफिस का रूल रेगुलेशन, काम करने का तरीका, जो कुछ सिखा रही हैं, इनका काम का हिस्सा है। ये मैं समझ नहीं पाया था। अगर मैं समझ लेता तो अपनी बात को आगे सबसे पहले रख देता कि नहीं जी, मैं प्रेम नहीं कर सकता, मेरी तो सगाई पहले हो चुकी है, मैं इस रिश्ता को कबूल नहीं करता हूँ। लेकिन मैं समझूँ तब ना। इस तरह करते करते ऑफिस में वो मुझसे बिल्कुल घुलती मिलती थी। लंच टाइम में मुझे कहती थी कि चलो हम साथ में मिलकर खाना खाते हैं। और भी लड़के थे, लड़कियाँ थी। मैं थोड़ा अजीब सा लगता था मुझे, और तब मैं कभी कभी उनको मना कर देता था कि नहीं जी, मैं आपके साथ, आप हमारे सीनियर हैं, हम आपके साथ कैसे लंच कर सकते हैं, मैं अपने साथियों के साथ में लंच कर लूँगा। तब वो थोड़ा नाराज़ हो जाती थी। लेकिन मुझे अभी तक एहसास नहीं हुआ था कि ऐसा वो मेरे साथ में क्यों कर रही थी। खैर, उस ऑफिस में जब पूरा 3 महीना बीत जाता है, तब वो कहती है कि अजय, ये किसी काम से हमें बाहर जाना है, टैक्सी हम बुला रहे हैं। और कुछ देर में वो कुछ फाइलें मुझे दिखाती है, ये फाइल लेके चलना है किसी ऑफिस में। मैं समझा कि ऑफिस का काम है, चलना ही पड़ेगा, हमारी सुपरवाइज़र हैं, जो कह रही हैं उनका तो हुक्म मानना पड़ेगा। आखिरकार हम टैक्सी में रवाना हो जाते हैं, और इसके बाद एक शहर छोड़ करके हम दूसरे शहर में पहुंच जाते हैं। जब मैं दूसरे शहर में पहुंच जाता हूं ना, तब अंधेरा हो चुका था। मुझे ये नहीं बताया गया था कि आज रात हमें दूसरे शहर में बिताना है, और वो भी सुपरवाइज़र मैडम के साथ में। अगर मैं जान जाता ना, तो मैं उनके साथ कभी नहीं जाता था। उनका एक बहाना था, वो ऑफिस से पहले ही किसी काम का बहाना करके निकल चुकी थी, और साथ में मुझे ले करके वो मुझे एकांत में मिलना चाहती थी। और इसके लिए उन्होंने पहली तैयारी कर चुकी थी कि कहाँ जाना है, किस शहर में जाना है, पास के शहर में। वो सब जो होटल वगैरह था, सब पहले से बुकिंग हो चुका था, मतलब प्रोग्राम बन चुका था। और इसके बाद मैं जब पूछता हूँ, जब अंधेरा हो जाता है, शाम जब ढल जाती है, कि मैडम जी, ऑफिस का टाइम तो अब ख़त्म हो चुका है। और तब वो कहती कि हाँ हाँ, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, हमें अब स्टे करना पड़ेगा, क्योंकि जो फाइल हमें लेके चलना है ना, कल सुबह 10 बजे के बाद हम उस ऑफिस में पहुँचेंगे, अब तो आराम करना पड़ेगा। चलो, मैंने सारा व्यवस्था कर लिया है, अब कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, हम होटल में रुकते हैं। सब सेटिंग थी उनकी, पहले से ही थी सब कुछ। एक
वो बना बनाया प्लान था और जिसको मैं समझ नहीं पाया था। आखिरकार जब हम रूम में जाते हैं, मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। एक रूम में वो जवान सुपरवाइज़र और मैं जवान कैसे रह सकते हैं भाई? एक रूम में तो पति पत्नी रुकते हैं या प्रेमिका हो तो चलो अलग बात है, लेकिन हमारा रिश्ता तो कुछ ऐसा नहीं था। मैं थोड़ा शर्मिला तो था और घबरा भी गया। और तब वो कहने लगी, अरे अरे, शर्माने की बात नहीं है, ये गांव देहात नहीं है, ये शहर है। शहर में ये सब चलता रहता है, तुम क्यों डर रहे हो? मैं तो लड़की होकर मैं नहीं डर रही, तो तुम लड़का होकर क्यों डर रहे हो? वो मुझे शिक्षा दे रही थी, लेकिन मेरे मन में घबराहट बिल्कुल फैला हुआ था कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे संस्कार में ऐसा नहीं है। हाँ, मेरी तो सगाई हो चुकी है और कुछ ही महीनों के बाद मेरी शादी हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा किसी औरत के साथ, किसी लड़के के साथ बंद कमरे में तो मैं रुक नहीं पाऊंगा। मेरी आत्मा इस बात के लिए राजी नहीं हो रही थी, लेकिन वो सुपरवाइज़र साहब मुझे समझाने की कोशिश करती है और फिर अपनी मकसद पर वो आ जाती है। और तब वो कहती है नाराज होकर के, अरे काहे का भाव खा रहे हो? अरे भाई, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, क्या तुम अभी तक मुझे समझ नहीं पाए हो? ये सब मेरा प्लान था, इस शहर में आने का प्लान मेरा था। मैं तुमसे एकांत में मिलना चाहती थी, अपने प्यार का इजहार करना चाहती थी। जब मैं ये सुनता हूँ ना, तो मैं तो बहुत डर जाता हूँ और कहता हूँ नहीं नहीं, मैं आपको कोई प्यार वार नहीं करता हूँ, मैं तो इस नज़र से कभी आपको देखा नहीं। और दूसरी चीज़, मेरी सगाई हो चुकी है, मैं कुछ दिनों के बाद में शादी करने वाला हूँ, ये सब मैं आपके साथ में नहीं कर सकता। वो भड़क चुकी थी, वो चाह रही थी कि मैं उससे जबरदस्ती मैंने प्रेम करूं। ऐसा कहाँ लिखा है भाई? ऐसा मैं क्यों करूं? मेरी अंतरात्मा इस बात को गवाही नहीं दे रही थी। वो ना जाने मेरी जो होने वाली पत्नी थी उसके बारे में ना जाने कैसी कैसी बात कर रही थी। कह रही थी वो गांव देहात के रहने वाली लड़की है, मेरी तरफ थोड़ी मिल जाएगी। देखो मैं कहाँ हूँ और वो कहाँ होगी। मैं कहूँ ना कि मेरे मन में बहुत गुस्सा भरा हुआ था। जब मेरी होने वाली पत्नी के बारे में बुरा भला करती है तो मेरा खून खोल उठता है। और तब मैं कहता हूँ, मैडम जी, ये रही आपकी नौकरी, ये रहा मेरा त्याग पत्र। ऐसे ही अब मैं निकला। इसके बाद में मैं देरी नहीं करना चाहता था। कमरे जो बंद कमरा था उसको मैं खोलने लगता हूँ। तब तक वो आ जाती है, मुझे संभालती है। कहती है, मैं अरे मजाक कर रही थी, मैं तो तुम्हें परख रही थी कि तुम कैसे हो। अरे नाराज मत हो, मेरी वही ऐसी कोई मनसा नहीं है, हम अलग अलग सोएंगे। इसका मैं पूरा इंतजाम कर लिया हूँ, देखो डबल बेड है ना, ये साथ में जुड़ा हुआ है, हम इसको अलग अलग करके और अलग अलग सोएंगे। मुझे तो बड़ा खुशी हुई कि सगाई तुम्हारी हो चुकी है, तो तुमने कभी बताया नहीं मुझे। मैं कहने लगा कि मैडम, कोई पूछा ही नहीं तो मैं भला क्यों बताऊं। लेकिन मैं अंदर से बहुत डरा हुआ था, खौफ में था कि न जाने इस मैडम का कब मूड बदल जाए और फिर मैं इसको झेल नहीं पाऊंगा। मैं बहुत घबराया हुआ था। लेकिन जब हंसने लगी, मुस्कुराने लगी, तो मेरा भी थोड़ा मन शांत होने लगा। आखिरकार हम पलंग को अलग करते हैं। कहती, ये पलंग पर आप सो जाओ, इस पर मैं सो जाऊंगी। डरने वाली बात नहीं, मैं तो आपसे मजाक कर रही थी, देखना चाहती थी कि आपका क्या रिएक्शन होता है। मैं तो सच कहूँ ना, मैं तो बहुत डर चुका था। मैं उस जगह से निकल कर भागने वाला था। अगर मैडम आकर के मुझे उस टाइम नहीं पकड़ती, रोकती कि मैं मजाक कर रही हूँ, ये रियलिटी में नहीं है। तब वो कहने लगी, अरे ऐसा करो ना, जिस लड़की से तुमने सगाई किया है अजय, उसका कोई फ़ोटो तो दिखाओ ना, मैं भी देखना चाहती हूँ कि वो खुशनसीब कैसी दिखती है। मेरे जेब में पर्स में उसका फ़ोटो था। हमें ना जाने क्या मेरे मुंड में आया उस टाइम। वैसे तो मैं किसी को दिखाया नहीं था, लेकिन इस टाइम मुझे लगा कि ना दिखाना चाहिए, तभी ये विश्वास कर पाएगी। फिर मैं उस लड़की का फ़ोटो निकाल करके मैडम को दे देता हूँ कि देखिए, ये है मेरी होने वाली पत्नी, कैसी है आप खुद देखिए। मेरी पत्नी जो होने वाली थी बहुत ही खूबसूरत थी, कम पढ़ी लिखी थी। अब मैडम की तरह थोड़ी थी, जो सुपरवाइज़र मैडम थी इसकी तरह अंग्रेजी बोल नहीं पाती थी, लेकिन इतना तो ज्ञान था। गांव के रहने वाली थी, देहात के रहने वाली थी, लेकिन संस्कारी लड़की थी। ये मैडम की तरह जैसे अभी कुछ देर पहले मेरे साथ में ये सब बोल रही थी, ऐसा तो कभी ज़िंदगी में नहीं कर सकती। और
जब वो फोटो देखती है ना तो कुछ देर के लिए देखती रह जाती है। अब फिर कहती है, अजय बुरा ना मानो तो क्या इस फोटो को मैं रख सकती हूँ? मैं 2 पेज में पड़ा हुआ था। मेरे पास में तो वैसे कई तस्वीर थी, लेकिन ये क्यों रखना चाहती थी? क्या मैं इजाज़त दूं कि रख ले? मेरा मन कहने लगा छोड़ो ना, फोटो ले लेती है और क्या है, चलो इसके संतुष्टि इसी से मिल जाएगी। तब मैं कहता हूँ कि ठीक मैडम, आप रख लीजिए, मेरे पास में तो और भी तस्वीर है। और उसके बाद हम सो तो जाते हैं, मैडम भी सो जाती है, लेकिन मुझे नींद नहीं लगती। मैं डरा हुआ था कि ना जाने कब मैडम का मूड बदल जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है। मैं सच कहूँ ना कि मैं काफ़ी देर तक जागता रह गया था, मुझे नींद नहीं आती थी। आखिरकार मुझे नींद आई तो सुबह ही मुझे आँख खुली थी। मैडम मुझे उठाती है और कहती है, तैयार हो जाओ, देखो 8 बज चुका है, हमें एक ऑफिस में जाना है और ये फाइल जमा करानी है, और इसके बाद हम अपने शहर को लौट लेंगे, यहाँ का काम खत्म हो जाएगा। सच कहूँ ना, मुझे बहुत राहत मिली। वो जो फाइल जमा हो जाती है और इसके बाद हम लोग अपने शहर लौट जाते हैं। और ये घटना मेरे लिए एक तरह से साधारण नहीं था। मैं इस घटना को जब समझा था बाद में, तो मैं अंदर ही अंदर हिल चुका था। उनका जो देखने का तरीका, बात करने का तरीका, उनकी आंखों में वो नशा प्यार का मैंने देख चुका था। मुझे लगा कि बाबा, इस ऑफिस में मुझे रहना ही नहीं चाहिए। हालांकि मैं अपने परिवार से इसके बारे में कोई बातचीत नहीं किया, लेकिन अपने दोस्तों से बोल दिया कि भाई मेरे लिए कोई नौकरी तलाश करो। और तब जब मुझे नौकरी कहीं और मिल जाती है, तब मैं यहाँ से रिजाइन दे देता हूँ। और वो मैडम मुझे रोकने की बहुत कोशिश की कि मैं बॉस से बोल करके आपकी सैलरी बढ़वा दूंगी, आप चिंता मत करो। और तब मैं कहने लगा कि नहीं मैडम, मुझे यहाँ से अच्छी नौकरी मिल गई है। उसको लाख समझाने पर भी मैं नहीं रुका। और इसके बाद अंतिम बार उस ऑफिस में उस सुपरवाइजर मैडम को देखता हूँ और फिर बाय करके वहाँ से निकल जाता हूँ। और उसी दिन से मैं कभी भी झांकने के लिए इस पुराने ऑफिस में नहीं आया। अब इसके बाद क्या था, 2-3 महीने के बाद में शादी की तैयारी हो रही थी। आखिर एक शुभ मुहूर्त निकल चुका था। अब फिर मेरी शादी साधारण विधि विधान से हो गई। हम लोग इतना बड़े परिवार से नहीं थे कि हम लाखों रुपए खर्च करें। साधारण तरीके से शादी हम दोनों की हो चुकी थी। मेरी पत्नी मेरे गांव में आ चुकी थी। मैं जिस शहर में रहता था ना, मैं लड़कों के साथ में रहता था। वो उस टाइम मेरा हाथ बहुत तंग हुआ करता था, पैसे की बहुत मारामारी थी और शादी में भी अच्छा खासा खर्च हो चुका था। तो मैं पत्नी को तो शहर में ला नहीं सकता था। और वहाँ से जो गांव मेरा था ज़्यादा दूरी पर नहीं था, लेकिन तब भी मैं रोज़ अपने गांव जा नहीं सकता था। हफ्ता में 2 बार तो मैं ज़रूर जाता था। मैं अपने परिवार में बहुत खुश था और अपनी पत्नी को देख करके मैं बहुत आनंदित था। जिस तरह मैं चाहता था मेरी पत्नी वैसी आ चुकी थी। मेरे परिवार को अब सबको पसंद आ चुकी थी। मुझे तो खैर छोड़ दीजिए, मेरे जितने परिवार के लोग थे मेरी पत्नी का तारीफ करते थे और उनकी तारीफ सुन करके मुझे भी खुशी होती थी। इस तरह हमारा जो घर परिवार है, पूरा 6 महीना तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन इसके बाद मेरी पत्नी का एकाएक तबीयत खराब हो जाता है। रात को सोई रहती है, हम दोनों साथ में थे। रात को सोई रहती है और अचानक एकदम चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। मेरी जब नींद खुलती तो मैं पूछता हूँ, क्या हो गया आपको, बात क्या है, सपना देख के डर गई है? तब वो कहती, हाँ कुछ ऐसा मैंने भयानक सपना देखा है। मैं देखा हूँ कि एक बड़ी बड़ी आंखों वाली बूढ़ी औरत है और वो मेरी छाती पर बैठी हुई है और उसके नाखून बड़े बड़े हैं और मेरे सीने को जैसे छेद रही है, जैसे फाड़ना चाहती है। और मैं तो देख करके डर गई। मेरी सांस तेज तेज चल रही थी, सांस लेने में परेशानी हो रही थी। और जब मैं जागी तो मुझे एहसास हुआ कि मेरे सीने पर ही बैठी हुई है। और जब मैं उठ के झटके से बैठी, चीखने लगी, तब वो गायब हो गई। उसकी बात सुनकर के मैं मजाक में लिया था। कहने लगा कि देखो, ऐसा ऐसा भयानक सपना कभी मैं भी देख लिया करता हूँ। ऐसा सपना सच नहीं होता है, ये सपना ही होता है। हम भूत प्रेत के बारे में सोचेंगे और फिर सोएंगे ना, कुछ ऐसा भयानक सपना
जरूर आ जाता है। और तब वो कहने लगी, नहीं नहीं, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था, मैं तो भूत प्रेत को कोई महत्व देती नहीं हूँ, मैं तो मानती तक नहीं हूँ, तो मैं भला क्यों सोचूंगी। उसका भी कहना सही था कि हमने तो भूत प्रेत के बारे में सोने से पहले कोई सोचा भी नहीं है, और न इसके बारे में हमारे घर में कभी चर्चा भी चलती थी। तो अचानक ये भयानक सपना, फिर भी मैं टाल देता हूँ कि खैर छोड़ो, सो जाओ, इसके बारे में सुबह बात करेंगे, और इसे सपना ही है, सपना समझकर ख़त्म करते हैं। लेकिन काफ़ी देर तक मेरी पत्नी अब सो नहीं पा रही थी। बहुत मैं समझाता हूँ, और तब उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होती है। लेकिन जब सुबह उठती है ना, खांसी उसकी स्टार्ट हो जाती है। जैसे खांसना शुरू करती है ना, खांसी बंद नहीं होती है। अब मैं देखता हूँ कि खांस रही है तो कफ गिर रहा, लेकिन वो लाल रंग का, मतलब कफ के साथ में खून भी निकल रहा था। मैं तो देख करके घबरा गया था। अचानक मेरी पत्नी को क्या हो गया, क्या हो गया, घबरा के अपनी माँ को, परिवार को, सबको बुलाता हूँ। सब लोग कहते हैं कि नहीं, कभी कभी जब खराश हो जाता है ना, सर्दी जुकाम जैसा हो रहा है, तो कभी कभी ऐसा गुलाबी रंग का चीज़ देखने को मिल जाता है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन मैं अंदर से बड़ा डरा हुआ था। गाढ़ा गाढ़ा सा खून मैंने देखा था, वो गुलाबी रंग नहीं, बिल्कुल लाल रंग का था। मेरे तो होश उड़ चुके थे। मैं अपने परिवार से बात कर रहा था कि एक बार पत्नी को चेकअप कराया जाए। मुझे डर था कि कहीं कोई असाध्य बीमारी मेरी पत्नी को तो नहीं पकड़ लिया। ये सब देखने के बाद में आखिरकार मेरे परिवार वाले इजाज़त देते हैं कि तुम डॉक्टर को दिखा लो, चेकअप करा लो। लेकिन हमारी समझ में ये सर्दी जुकाम का ही असर है, और कोई बात नहीं है। पहली बार जब हुआ था ना, सुबह के टाइम में, और उसके बाद में वो चीज़ दोबारा नहीं हुआ था। कई दिनों तक बिल्कुल खांसी भी शांत थी, लेकिन मैं अस्वस्थ होना चाहता था। मैं पूरा उसका एक्सरे हुआ, चेकअप हुआ, ब्लड का लेकर के कफ तक का चेकअप हुआ, लेकिन सब रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल थी। तब मैं थोड़ा शांत हो जाता हूँ कि चलो ऐसी कोई बात नहीं है। इसके बाद कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। रात के टाइम में फिर वो अचानक डरी डरी हालत में चिल्लाने लगती है। मैं उठ के बैठ जाता हूँ, पत्नी से पूछता हूँ कि बात क्या है, क्या तुमने आज फिर भयानक सपना देखा क्या। कहती हाँ, वही सपना देखी हूँ, डरी हुई हालत में थी, वही बूढ़ी औरत जिसके नाखून लंबे लंबे हैं, फिर मेरे सपने में आकर के मेरी छाती में बैठी हुई थी, जैसे मेरे छाती में छेद करना चाहती हो। वो नाखून उसके लंबे लंबे थे, बड़ी डरावनी आंखें थी। मैंने उसको अभी अभी अपने सीने पर देखा था जब मैं उठी थी। जब मैं चीखने लगी, आपको जगाने लगी, तब वो गायब हो गई। ये दूसरी बार एक ही सपना को देखा था। ऐसा बहुत कम चांसेस होती है, एक ही सपना बार बार रिपीट हो, रेयर चांसेस होता है, लेकिन होता ज़रूर है। मैं समझाने लगा कि देखो, कई बार ऐसे लोगों को सपना आ जाता है जो एक ही सपना बार बार दिखाई देता है। वैसे तो चांसेस कम होती है, लेकिन घबराओ मत, ये स्वप्न ही था। अगर वो बूढ़ी औरत यहाँ पर होती तो मुझे भी दिखाई देती। देख लो, कमरे में पूरा लाइट जला देता हूँ, हर कमरा दिखा देता हूँ, तब जाके वो शांत होती है। तब कहती है कि अजय, अब बुरा मत मानना, मैंने उसको देखा था अपने सीने पर बैठी हुई, आप मेरी बात को यकीन करो। मैं उसकी बात पर हमेशा यकीन करता था, क्योंकि वो झूठ तो बोलती ही नहीं थी, बिल्कुल सच बोलती थी। मैंने कहने लगा कि चिंता मत करो, इसका भी उपाय मेरे पास में है। मैं कोई बाबा से ताबीज़ बना दूंगा, जिससे तुम्हें कोई परेशानी ना हो, वो बुरा सपना नहीं आएगा। हमारी दादी माँ ऐसा क्या करती है, कल मैं बात करूंगा। देखो, घर परिवार में कोई ना कोई उपाय जरूर बता देगा। इसके बाद मेरी पत्नी, मैं बड़ी मुश्किल से उसको सुला पाता हूँ। लेकिन सुबह उठते ही फिर वही खांसी, तेज खांसी, खांसी ऐसी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। मैं उसका सर को दबा रहा हूँ। मैं मम्मी को आवाज़ दिया, सबको परिवार इकट्ठा हो गया। आज जो मेरे परिवार देख रहा है वो भी डर चुके थे। बहुत गाढ़ा गाढ़ा खून जैसे उसके मुंह से निकल रहा था, खांस रही थी और उतना ही निकलता था। सब लोग डर गए थे। मेरे तो होश उड़ चुके थे कि आखिर इसको हुआ क्या है, हुआ क्या है, क्या हो गया मेरी पत्नी को। मैंने तो सारा कुछ टेस्ट करा लिया, जो मुझे लग रहा था संदेह कि कोई असाध्य बीमारी हो सकती है, लेकिन ऐसी बीमारी तो निकली नहीं। तो आखिर हुआ क्या है। अब परिवार वाले मेरी पत्नी को संभालते हैं, और कुछ देर के बाद में वो खांसी शांत हो जाती है। हमारे घर में पुराने वो चलते थे,
जो देसी दवाई होती थी, खांसी जुकाम, तुलसी पत्ता, ऐसी चीज़ें, काढ़ा बनता था, सब कुछ होता था, वैसे ही मेरी माँ बना करके मेरी पत्नी को देती है कि बहू पी लो और देखो इससे फ़ायदा होगा। और इसके बाद वो बिल्कुल बंद हो चुका था। जैसे पहली बार हुआ था ना, वैसे दूसरी बार हुआ। बस सुबह में एक बार जो जोरदार खांसी उठी थी और वो खांसी काफ़ी देर तक चली रही। मेरी पत्नी एकदम, उसकी हालत ख़राब हो गई थी। शरीर से इतना सारा खून निकल चुका था मुंह के रास्ते, अब कमजोरी तो होनी ही थी। मैं बहुत डरा हुआ था। मुझे लगा कि जिस डॉक्टर को मैंने दिखाया ना, वो रिपोर्ट सही दिया नहीं है, मुझे कहीं और लेकर चलना चाहिए, किसी बड़े डॉक्टर के पास लेना चाहिए। लेकिन उस टाइम मेरे हाथ बिल्कुल टाइट थे। मेरे परिवार भी कुछ कर्जे में दबा हुआ था। अब पिछले साल में मेरी बहन की शादी हुई थी और उसमें काफ़ी पैसा खर्च हुआ था, कर्जे में आ चुका था। और फिर इसके बाद मेरी भी शादी हुई। चलो, इस शादी में मैं तो खुद कुछ मदद किया था, लेकिन फिर भी खर्च काफ़ी लंबा था। अब हम लोग कर्जे में डूबे हुए थे। इतना हमारे पास में पैसा नहीं था कि हम किसी बड़े डॉक्टर के पास जाए। मैं अपने ऑफिस से एडवांस लेता हूँ और अपने दोस्तों से कुछ उनसे भी कर्जा लेता हूँ और फिर मैं बड़े डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। बड़े डॉक्टर देखते हैं और कहते हैं घबराने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ देख लूँगा, ये टेस्ट पहले करवा लो और इसके बाद जो भी बीमारी होगी तुम घबराओ मत, पहले बीमारी को तो पता लगने दो और तब तो हम इलाज शुरू करेंगे। उनका बात भी सही था अपनी जगह पर। टेस्ट होगा, 3 दिन के बाद रिपोर्ट मिलना था। मैं तो बहुत डरा हुआ था कि ना जाने रिपोर्ट कैसे निकलेगी, क्या होगा, कोई असाध्य बीमारी तो नहीं मेरी पत्नी को, क्योंकि इतने दिनों में अपनी पत्नी से बहुत मोहब्बत करने लगा था। हालांकि लव मैरिज नहीं था, अरेंज मैरिज था, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा अपनी पत्नी को चाहता था और मेरी पत्नी भी मुझे बहुत ज़्यादा चाहती थी। हम दोनों में प्रेम था ना, बहुत एक अगले लेवल तक पहुंच चुका था। इतना प्रेम कोई शादीशुदा जोड़ा मेरे जैसा तो शायद कम ही करने वाले होंगे। जो मैं सोचता था, ये तो खैर मेरी मन की बात है। अब इसके बाद जब रिपोर्ट आती है ना, मैं तो समझ नहीं पाता हूँ। डॉक्टर साहब के पास ले जाता हूँ। दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी कि ना जाने क्या बीमारी निकलेगी। अब मैं क्या करूँगा, कोई बड़ी गंभीर बीमारी निकल गई तो मैं तो खुद गरीब हो चुका हूँ, मेरे परिवार गरीबी में जूझ रहा है, कर्जे चढ़ा हुआ है, तो हम अपनी पत्नी को इलाज कैसे कराएंगे। मैं चिंता में डूबा हुआ था। आखिरकार डॉक्टर साहब के टेबल पर मैं वो रखता हूँ। डॉक्टर साहब रिपोर्ट के देखते हैं और फिर मेरी तरफ घूरने लगते हैं। उस टाइम उनका घूरना बड़ा मुझे अजीब लग रहा था। जैसे मैं सोच रहा था कि वो कहेंगे तुम्हारी पत्नी को ये गंभीर बीमारी है। मैं इसी चीज़ को कल्पना कर रहा था कि शायद यही बोलने वाले हैं। लेकिन अगले पल मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे घबराओ मत, सब कुछ तो नॉर्मल है। मैं कुछ दिन का दवा लिख देता हूँ और देखना फ़ायदा ज़रूर होगा। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो दवाई से ही ख़त्म हो जाती है। डॉक्टर साहब, मैं नर्वस था और मुझे समझाते हैं कि तुम नर्वस मत हो, ऐसा बीमारी होता तो रिपोर्ट में निकल जाता, ऐसी कोई बात ही नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्ट है, घबराने की जरूरत नहीं है। दवाई लिख देते हैं। तब मैं थोड़ा खुश होता हूँ कि चलो भाई, मेरी पत्नी को ऐसी कोई गंभीर बीमारी नहीं है, अब सब कुछ ठीक है। अब इसके बाद जो दवाई लिखते हैं वो कोई कुछ दिन तक मैं चलाता हूँ और दोबारा कहते हैं कि जब तकलीफ़ हो तभी हमारे पास मिलाना, ऐसा लाके कोई फ़ायदा ही नहीं है। मैं इस चीज़ को मानता था। डॉक्टर साहब का हर बात को मैं वैसे ही किया था जैसे उन्होंने बताया था। और उसके बाद जो ये बीमारी थी ना, सपनों वाली या फिर खांसी वाली, दोनों एक साथ में होती थी। मैं इस चीज़ पर गौर न करने लगा था। जब पहली बार भी हुआ था तब भी वो भयानक सपना देखी थी। मेरी पत्नी का कहना था कि मेरे सीने पर वो बूढ़ी औरत बैठी हुई थी जिसके लंबे लंबे नाखून थे और वो नाखून मेरे सीने में गड़ा रही थी। मुझे दर्द का एहसास हो रहा था, मेरी सांसें रुकती जा रही थी। सबसे भयानक चेहरा, डरावना चेहरा था और उतना ही भयानक उसकी आंखें। मैंने दूसरी बार भी नोटिस किया था कि जब ये भयानक चेहरा देखा था सपने में, तभी वो बीमारी फिर खांसी वाली स्टार्ट हुई थी। खैर, अभी कुछ ज़्यादा दिन हो चुका था, 2 महीने बीत चुका था। इसके बाद ना तो भयानक सपना आया था ना वो खांसी आई थी। मतलब एक दूसरे से दोनों जुड़ा हुआ था, मुझे सोचने पर मजबूर कर रहा था।
लेकिन मैं अभी तक अस्वस्थ था कि नहीं, ये मेरे दिमाग का वहम है, ऐसा नहीं है, ये एकमात्र संजोग है। 2 महीने के बाद में वो संडे की रात थी। हम एक दोस्त के घर पर गए हुए, दोस्त क्या, पार्टी थी, जानकारी थी, रिलेशन में थे, और उनके पास हम लोग गए थे। रिश्तेदारी लगते थे, नज़दीकी मामला था। और वो लोग आग्रह करने लगे कि बेटा देखो रात ज़्यादा हो गई है, आप लोग यहीं पर रुक जाओ। वैसे तो मेरे पास में बाइक थी, लेकिन मैं उनसे कहने भी लगा कि हम निकल जाएंगे, ज़्यादा देर का सफ़र नहीं है, घंटा 1.5 घंटा लगना है। तब वो कहने लगे बेटा रात के हाईवे है, ऊपर से ट्रक वाले बहुत तेज़ी से गुजरते हैं, ठीक नहीं है, आप लोग रुक जाओ। हम दोनों रुक जाते हैं, नहीं चलो आज रात यहीं आराम करते हैं और सुबह तड़के हम लोग निकल जाएंगे अपने गांव में। रात होता है, हम एक नई जगह पर थे। नई जगह पर वैसे मुझे नींद नहीं आती थी, और थे तो हम एक अलग कमरे में थे, जहाँ पर मेरी पत्नी थी और मैं था। ये गेस्ट रूम में हम रुके हुए थे, उन्हीं के घर में, मेहमानों के लिए जो रूम होता है उसमें हम रुके हुए थे। वातावरण भी बिल्कुल सही था। मेरी पत्नी तो सो गई थी, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। नए घर में अक्सर मेरे साथ में यही होता है। लाइट जल रही थी, मैं सोचा कि थोड़ा लाइट बुझा के देखते हैं, शायद मुझे नींद आ जाए, और वही मैं करता हूँ। लाइट को बंद कर देता हूँ, जो नाइट लैम्प जलती है ना, वो मैं बंद कर देता हूँ। हाँ, कुछ देर के बाद वाकई मुझे नींद आ जाती है। जब मेरी पत्नी मुझे जगाती है, चिल्लाती है, शोर करती है, तब मैं घबरा करके आंखें खोल देता हूँ। क्या हुआ क्या हुआ? मुझे लगा कि मैं अपने घर में ही हूँ, अपने बेडरूम में हूँ, लेकिन अंधेरा था इतना, लाइट ने मैंने बंद कर दिया था। पत्नी चीख रही थी, चिल्ला रही थी, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि अचानक इसको क्या हो गया। मैं लाइट जला देता हूँ, तेज रोशनी वाला। जैसे लाइट जलाता हूँ ना, मुझे आभास होता है कि जैसे पत्नी तो डरी हुई थी, चीख रही थी, और उसके पास में कोई काला सा धुआं जैसा मुझे नजर आया था एक पल के लिए, और फिर वो गायब हो चुका था। और उस टाइम पत्नी जो थी ना, उसकी आंखें बड़े बड़े हो चुके थे, डरी हुई थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी। और मैं कहने लगा अरे हुआ क्या? तब वो कहने लगी अजय तुमने देखा नहीं, यहाँ पर एक बूढ़ी औरत तो वही बैठी हुई थी जो अक्सर मेरे सपने में आती है, आज फिर आई थी। मैं उसको अपने सीने पर बैठे हुए देखा था, वो मेरे सीने में छेद कर रही थी, और अभी अभी यहाँ से निकली है। तुमने देखा नहीं क्या? तुमने देखा नहीं क्या? सच कहूँ ना, मुझे अपनी पत्नी पर मैं हमेशा विश्वास करता था। ना तो वो झूठ बोलती थी और ना कभी मैं पत्नी से झूठ बोलता था। हम दोनों बहुत प्यार करते थे। मैंने कहा कि मैं ऐसा कुछ नहीं देखा, मैंने बस इतना देखा कि एक काला सा धुआं मुझे 1 सेकंड के 100वें भाग के बराबर दिखाई दिया और फिर मेरे नज़रों से गायब हो गया। इसके बाद कुछ नहीं। लेकिन ये जब शोर शराबा होता है ना, तो हमारे रिश्तेदार जग जाते हैं। कहते हैं बेटा बात क्या है, दरवाज़ा खोलो, बात क्या है? हम भाग के दरवाज़ा खोलते हैं। कहते हैं कोई नहीं, मेरी पत्नी घबरा गई थी, कोई भयानक सपना देख लिया था इसलिए। तब लोग कहते हैं ठीक है, आप फिर अपने कमरे में चले जाते हैं। अब मैं अपनी पत्नी को कहता हूँ कि सो जाओ, और वो डरी हुई हालत में रहती है। अब मैं कहता हूँ कि तुम डरो मत, डरने से ठीक नहीं होता है, तुम सो, आराम करो, हम चलेंगे सुबह, इसके बारे में हम अपने माँ से, परिवार से बात करेंगे, तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ तुम्हारे साथ में। तब जा कर के मेरी पत्नी सो पाती है, और उसके सोने के बाद मैं काफ़ी देर के बाद सो जाता हूँ, नींद आ जाती है। और वही होता है, अचानक खांसी का दौर सुबह में शुरू हो जाता है। खांसने लगती है पत्नी, जैसे 2 बार हुआ था ऐसे फिर हो जाता है। मैं डर जाता हूँ, इतनी तेज खांसी थी कि जो हमारे रिश्तेदार है वो हमारे दरवाजे पर आ जाते हैं कि दरवाज़ा खोलो बेटा। जाके दरवाज़ा खोलते हैं, तब वो फर्श पर देखते हैं तो वो लोग खुद हैरान हो जाते हैं, अरे इसको तो कोई असाध्य बीमारी तो नहीं है। अब मैं समझ गया था कि किस बीमारी की बाबत बात कर रहे थे। तब मैं कहने लगा कि नहीं, मैं 2 बार टेस्ट करा चुका हूँ, आप लोग डरिए मत, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये लगता है कुछ अलग बात है, इसके बारे में हमें डॉक्टर से जा कर के बताना पड़ेगा, और थोड़ा अभी शांत करने का माहौल कीजिए। मैं उनसे प्रार्थना करने लगा कि आप लोग ऐसी उल्टी सीधे बातें मत बोलिए, मेरी पत्नी डर जाएगी। और बड़ी मुश्किल से खांसी रुकती है, लेकिन तब तक
मेरी पत्नी का जो भी खून निकल चुका था मुंह से काफ़ी था, गाढ़ा गाढ़ा खून खून काफ़ी। लेकिन रिश्तेदार डर चुके थे। जब मेरी पत्नी की खांसी शांत होता ना, तब कहते हैं बेटा एक बार और टेस्ट करा लो। एक डॉक्टर का नाम सजेस्ट करते हैं कि चले जाओ, उसके बाद तुम एक बार टेस्ट करा लो, अब हमारा भी शंका समाधान हो जाएगा और तुम्हें भी शांति मिलेगी। इसमें देर नहीं करना चाहिए। खुद वो लोग जाते हैं मेरे साथ में, अब उसी शहर का था, वहाँ टेस्ट होता है और फिर कहते हैं कि 2 दिन के बाद में टेस्ट मिल जाएगा और तुम आ जाना और अपने पत्नी को भी लेके आना। मैं ऐसा ही करता हूँ। इस बात को चर्चा हम अपने घर में नहीं करते हैं, ये कि हम लोग पहले ही थोड़ा सा नर्वस हुए पड़े थे और ऊपर से कर्जा था, टेंशन हमारे घर में और फैल जाता। और इसके बाद वो रिपोर्ट भी नॉर्मल आता है। वो डॉक्टर भी कहता है कि कई बार ऐसा हो जाता है, गले में कुछ फंस जाता है, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, इसके वजह से होता है, घबराने की बात नहीं है, इनको कोई गंभीर बीमारी है ही नहीं, आप लोग चिंता मत करो। तब मैं सोचने पर विवश हो जाता हूँ कि आखिर जब भी ये भयानक सपना देखती है तभी अगली सुबह में इसको खून की उल्टी क्यों होती है। मैं सोचने पर विवश हो चुका था। मुझे लगा कि अब इसके बारे में परिवार से बात करनी पड़ेगी। जब हम परिवार को, अपने माता पिता को, सबको बताते हैं तब लोग वो भी घबरा जाते हैं और कहते हैं बेटा हम क्या करें, बताओ आप। उस टाइम ना तो मैं तंत्र मंत्र पर विश्वास करता था और ना मैं भूत प्रेत को मानता था, मेरी नज़र में तो थे ही नहीं। लेकिन जो परिवार मेरी दादी थी ना, उन चीज़ों पर ये यकीन करती थी। दादी कहने लगी इसमें कौन सी बड़ी बात है, एक तांत्रिक को बुला लाओ और सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी कर देगा, कोई ऊपरी शक्ति होगी तो तांत्रिक जरूर पकड़ लेगा। मेरे जो पिता हैं, अब उनके एक जानने वाले थे तांत्रिक, तंत्र मंत्र का ज्ञानी, उनको मेरे पिता बुला के लाते हैं और वो अच्छी खासी उम्र का थे। वो देखते हैं मेरी पत्नी को और फिर आंखें बंद कर लेते हैं और कहते हैं बेटा ये कब से हो रहा है। मैं बताता हूँ कि 3 बार हो चुका है, 2 बार तो मेरे घर में और 1 बार रिश्तेदार के घर में। तब कहते हैं कि ठीक है मैं समझ चुका हूँ, लेकिन मुझे इसके लिए थोड़ा वक्त चाहिए। क्या मैं तुम्हारी पत्नी का ऐसा कोई कपड़ा जो पुराना हो, जो इस्तेमाल किया हुआ, क्या आप दे सकती हो। मेरी माँ कहती कि हाँ मैं आपको दे सकती हूँ। वो पुराना कपड़ा लेकर के चले जाते हैं और फिर 2 दिन के बाद जब हमारे घर पर नहीं आते ना, तब मेरे पिताजी जाते हैं जानने के लिए और उनके साथ मैं भी जाता हूँ। शाम का टाइम था। जब हम उनके पास पहुँचते हैं ना, तो कहीं गए हुए थे। कुछ देर हमें ज़रूर इंतज़ार करना पड़ता है, लेकिन जब आते हैं तो 7 साढ़े 7 का वक्त था, गर्मी का टाइम था और तब आते हैं। हम दोनों को देखकर कहते हैं कि आओ बैठक में चलते हैं, आप फिर सारा कुछ वहीं बात करेंगे। हम दोनों जाकर बैठ जाते हैं। मैं तो बस नॉर्मल सा था, मुझे लगा कि कोई ऐसी बात ही नहीं होगी। अब ये मैं तंत्र पर ज़्यादा विश्वास करता नहीं था, ना भूत प्रेत पर यकीन करता था, तो मुझे कोई घबराहट या कोई डर ऐसा महसूस नहीं हो रहा था। लेकिन पिताजी का मैं चेहरा देख रहा था, वो घबराए हुए थे। आखिरकार जो तांत्रिक बाबा थे कहने लगते हैं मेरे पिताजी को, ये आपका लड़का है। मेरे पिताजी कहते हैं हाँ इसी की पत्नी है वो। तब कहते हैं कि आप जरा बाहर चले जाइए, आपके लड़के से कुछ अकेले में मुझे बात करना है। पिताजी और हम दोनों की आंखें मिलती हैं। पिताजी शायद जाना नहीं चाहते थे। तब तांत्रिक बाबा कहते हैं कि कुछ देर के लिए मैं आपको खुद बुला लूँगा, अभी मैं आपके लड़के से कुछ स्पेशल बातें करना चाहता हूँ, आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप थोड़ा बाहर चले जाइए। पिताजी ना चाहते हुए बाहर निकल गए। तब मुझे पहली बार कुछ डर लगने लगा कि ना जाने ये मुझसे क्या सवाल पूछेंगे। भूत प्रेत से मैं डरा नहीं, ना जाने क्या सवाल पूछेंगे, थोड़ा घबराहट होने लगी थी। तब मुझे पानी देते हैं कि बेटा ये पानी को पियो। पानी पी लेता हूँ मैं, 1-2 घूंट पीता हूँ। फिर गिलास ले लेते हैं, गिलास अपने पास में रख लेते हैं। ये ऐसा क्यों किया था मैं उस वक्त बिल्कुल जान ही नहीं पाया था। तब कहते हैं बेटा सच सच मेरे सवालों का जवाब देना। मैं बोला कि बिल्कुल सच बताऊंगा जी। कहते हैं बेटा ये जो शुरुआत हुआ है ना, तुम्हारे साथ से हुआ है।
तुम्हारी किसी लड़की से दोस्ती थी, किसी लड़की से तुम प्रेम करते थे शादी से पहले। मैं कहने लगा, नहीं जी, मैं किसी लड़की से प्रेम नहीं किया हूं, आज तक नहीं किया, सिर्फ अपनी पत्नी के छोड़ करके। नहीं नहीं। तब वो कहने लगे कि मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। तुम ध्यान करो, अपने दिमाग में जोर डालो, तुम नहीं करते होगे, लड़की तुम्हें प्रेम करती होगी, ऐसा तो हुआ होगा। मेरे दिमाग में वही सुपरवाइजर लड़की का चेहरा उभर आता है। अब मैं कहता हूं, हाँ हाँ, आप सही कह रहे हैं, ऐसा मेरे एक साथ में हुआ था। वो मुझे चाहती थी और वो बाद में कहने लगी, नहीं मैं मजाक कर रही थी। तब कहते हैं, क्या अपनी पत्नी की कोई ऐसी चीज उसके पास आपने दिया था? मुझे उस फोटो का ध्यान नहीं था, मैं तो उस फोटो को भूल ही गया था जो मैं सुपरवाइजर लेडी को दिया था। मेरे दिमाग से निकल चुका था। मैं दिमाग पर जोर डालने लगा, मना करता हूँ कि नहीं, मुझे कुछ ऐसा कुछ ध्यान नहीं है। मैं एक ही ऑफिस में काम करता था, खाने पीने की चीज़ें चलो आपस में हम देते रहते थे, लेकिन ऐसी कोई चीज़ पर्सनल मैं नहीं दिया हूँ। कहने लगे, ध्यान करो, जरूर तुमने ऐसी कोई चीज़ दिया है जो ये चल कर के समस्या खड़ी हुई है। अब मैं ध्यान देने लगता हूँ, तब वो तस्वीर की बात मुझे याद आ जाती है। अब मैं कहता हूँ, हाँ, एक तस्वीर मांगी थी मेरी होने वाली पत्नी की, अब मैंने उसको दे दिया था। बाबा जी के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल जाती है। तब वो कहते हैं, वही तस्वीर आज तुम्हारी पत्नी की जान लेने पर तुली हुई है। तांत्रिक बाबा के मुंह से बात सुनकर के मैं डर गया था। कैसे बाबा, तस्वीर से कैसे क्या हो सकता है? तब तांत्रिक बाबा कहते हैं, तस्वीर से दिशा दशा सब कुछ बदल सकती है। तुम्हें तस्वीर नहीं देना चाहिए था। वो तस्वीर अब तुम्हारी पत्नी का मौत का कारण बनेगा। और बेटा, मैं इस केस में तुम्हारा कुछ भला नहीं कर पाऊंगा और ना कोई तांत्रिक कर पाएगा। मैं अपने हाथ खड़े करता हूं और फिर मेरे पिताजी को आवाज देते हैं, अंदर आ जाइए। पिताजी तो इसी ताक में लगे हुए थे कि कब उनको आवाज मिले, पिताजी आ जाते हैं। और जब तांत्रिक बाबा बोलते हैं, मुझे विश्वास नहीं होता है। मुझे लगा कि जरूर ऐसी ये झूठी बात बोल रहे हैं, शायद पैसा ज़्यादा मांगेंगे, इसी वजह से ये भाव ताव अब आगे का अब खेल बिगाड़ रहे हैं, ऐसी ही बातें बोल रहे हैं। मेरे मन में उस टाइम यही चल रहा था। लेकिन जब पिताजी को भी सब कुछ यही कहते हैं कि देखो, आपके लड़के की वजह से ये सब खेल बिगड़ा है, एक एक बात बताती जाती हैं। कहते हैं कि वही लड़की अब या कोई और ऐसा तंत्र मंत्र इस पर किया हुआ है जिसका काट कोई भी नहीं कर सकता है। जिसने किया है सिर्फ वही इसको लौटा सकता है और कोई नहीं। किस बारे में तंत्र मंत्र का नाम दे रहे थे, मैं उस टाइम ध्यान नहीं दिया था। इसका काट कोई नहीं है, मैं भी नहीं कर सकता हूं, ना कोई तंत्र मंत्र वाला कर सकता है। बड़ा कठिन काम है ये। तुम्हारी जो बहू है मैं तो बचा नहीं सकूंगा। तुम कहीं और जाकर के अब आप ट्राई कर सकते हो, कहीं और बड़े तांत्रिक के पास जाओ, शायद वो सब ये काम कर सके, लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगा। हाथ खड़े कर देते हैं। मुझे बहुत घबराहट होती है। मुझे लगा कि वो कुछ पैसे वैसे मांगेंगे, बढ़ा करके मांगेंगे कि मुझे इतना पैसा चाहिए, तब मैं सही कर दूंगा। लेकिन जब हाथ खड़े कर देते हैं और कहते हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो मैं डर जाता हूँ। और उसके बाद हम लोग घर लौट जाते हैं। घर में मातम सा फैला हुआ था, लेकिन पत्नी कमजोर पहले से काफ़ी हो चुकी थी। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, ना तो भयानक सपना आ रहा था और ना खांसी आ रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर जैसे गलती जा रही थी, जैसे अंदर ऐसे कोई बीमारी बैठ गई है जो उसको शरीर को हर दिन कमज़ोर करती जा रही हो। मैं देख रहा था, प्रतिदिन पत्नी का चेहरा देखता था, मैं अंदाज़ा लगाता था। मैं बहुत डरा हुआ था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कहाँ जाए, कौन से तांत्रिक के पास जाए। इस चीज़ों पर मुझे यकीन नहीं था। लेकिन जब धीरे धीरे अब मैं इसमें अब आता जाता हूँ, तब मुझे यकीन होने लगता है कि हाँ, तंत्र मंत्र होता भी है। अगर वो तांत्रिक अगर पैसे के लालची होते तो ज़रूर पैसा मांगते, लेकिन उन्होंने 1 रुपया भी मांगा नहीं, कहा कि मेरे से नहीं हो पाएगा। तब मैं उन पर यकीन करने लगा। पिताजी भटकने लगे दूसरे तांत्रिकों के पास में, जहाँ जाते थे सब कोई मना कर देता था। कई हमारे घर पर भी आते थे,
झाड़ फूक करते थे, लेकिन वो समझ जाते थे तो हाथ खड़े कर लेते थे कि ना, ये बीमारी हमसे दूर नहीं हो सकती, हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे। बहुत परेशानी हो चुकी थी, समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं। ऑफिस का काम मेरा छूट चुका था। अब हम लोग तो बस ये पता लगाते रहते थे कि कौन तांत्रिक बड़ा ज्ञानी है, हम उसके पास पहुंचते थे। बहुत मुश्किल का समय हमारे साथ में वो गुजर रहा था। पैसे पैसे के तो वैसे भी हम मोहताज हुए पड़े थे, मेरा जॉब छूट चुका था। अब दूसरी जगह पर मैं अपनी पत्नी को इस हालत में छोड़ करके मैं कैसे जॉब करने के लिए जाऊं। जो भी था उसी में गुजारा हो रहा था, कर्जे में और हम लोग गिरते जा रहे थे। लेकिन कोई जब तांत्रिक इस काम को करने के लिए तैयार नहीं होता है, शुरू शुरू में तो दम भरते थे कि हाँ हाँ, हमारे लिए तो 2 मिनट का काम है, हम चल कर के सब कुछ सही कर देंगे। लेकिन जब हमारे घर पर आते थे या फिर हम पत्नी को लेके जाते थे उनके यहाँ पर, और जब वो मामला समझ लेते थे ना, तो हाथ खड़े कर देते थे, नहीं बाबा, ये केस हमसे सॉल्व नहीं होगा, तुम तो कोई और दरवाज़ा देखो। बहुत परेशान हो चुके थे। दिन पर दिन पत्नी की हालत बिगड़ती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि ज़्यादा दिन ये सब चल नहीं पाएगा। जिस तरह से कमजोरी घर कर रही थी, मेरी पत्नी की आंखें धंस रही थी। मैं देख देख कर के रोता था अकेले में, ये क्या हो गया, मैंने ऐसा क्यों ऐसा कर दिया, या क्या किसी को तस्वीर देना कोई गुनाह है। मुझे तो बहुत गुस्सा भी आया था। और इसके बाद मैं जब अपने ऑफिस में, पुराने ऑफिस में जाता हूँ, पता करता हूँ कि वो मैडम है क्या, क्या उसने हमारे पत्नी के ऊपर में तस्वीर के द्वारा कोई जादू वादू किया है। मैं तो गुस्से में था। और तब पता लगता है कि जैसे तुमने जॉब छोड़ा, वो भी छोड़ चुकी थी। कहाँ के रहने वाली मैं तो जान नहीं पाया, ना ऑफिस वाले बता पाए। लेकिन अब उससे हम क्या कर सकते थे, कहाँ गई नहीं गई। अब समस्या था कि मुझे उसका कार्ड ढूंढना था। वो तो कोई तांत्रिक थी नहीं, ना तो कोई जंत्र मंत्र कर सकती थी, ना जादू टोना कर सकती थी। वो तो प्यार में पागल हुई एक लड़की थी। जरूर किसी का उसने मदद लिया होगा, कोई बड़ा तांत्रिक होगा, कोई ओझा गुनी होगा, ऐसा कोई होगा। हम ऐसे तांत्रिक की तलाश करने लगे जो उस जादू को काट सके। लेकिन सब कोई हाथ खड़ा करने लगता है, और तब हम लोग सोच लेते हैं कि अब कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारता हूँ, हमारे परिवार के लोग तो हिम्मत हार जाते हैं। और उस काम में मैं एक चीज़ बताना भूल गया, हमारे ससुराल के लोग भी बहुत मदद किए थे। अपनी तरफ से भी तंत्र मंत्र वाले को लेके आए थे। जो नहीं करना चाहिए उन्होंने भी काफ़ी मदद किया था। पैसा कौड़ी से लेके हर एक चीज़ तक उन्होंने उस टाइम बहुत सहारा दिया था। लेकिन मामला अभी भी अधर में अटका हुआ था। मैं तो अपनी पत्नी के चेहरा देखता था कि हर पल हर दिन कुछ मुरझाता जा रहा है। चेहरे पर वो रौनक खत्म होती जा रही है, जो रौनक देख करके मैं हमेशा मुस्कुराता रहता था। अब ये रौनक लौटेगी कि नहीं लौटेगी, मुझे इस बात का डर था। खैर, परिवार के लोग, ससुराल के लोग निराश हो गए थे। उनको लगेगा कि अब लगने लगा था कि शायद ये लड़की बच नहीं पाएगी, अब ये बचेगी नहीं। लेकिन मैं हार नहीं माना था। मैं हार मानने वाले इंसान में से था नहीं। मुझे लगा कि मुझे शुरू से इस बात को शुरुआत करना पड़ेगा। मुझे उसी तांत्रिक के पास जाना पड़ेगा जहाँ पर हम पहली बार गए थे। वो ज्ञानी लोग हैं। मैं उनके पास पहुँचता हूँ, वो काफ़ी देर मैं जब समझाता हूँ तब मुझे वो याद कर पाते हैं। अच्छा अच्छा, तुम उनके बेटे हो, तो बेटा कुछ तुम्हारी पत्नी का इलाज हुआ, कुछ बात बनी? तब मैं कहने लगा रोते हुए कि नहीं बाबा, हम ना जाने कहाँ कहाँ मंदिर मंदिर भटके, तंत्र मंत्र वाले करने के पास पहुँचे, हर तरफ से निराशा ही हाथ लग रही है, आप मेरी पत्नी को बचा लो। मैं उनके पैरों पर गिर पड़ा था। वो कहने लगे भाई मेरे हाथ में नहीं है, अगर मेरे हाथ में होता तो मैं आपको खाली हाथ जाने देता, ऐसा मैं कर ही नहीं सकता था, मुझसे नहीं हो पाएगा भाई। मैं आपको पहले ही बता चुका था, आपको पिताजी को पहले बता चुका था, आप समझा करो बेटे, मेरी बात को समझो। मैं कहने लगा कि मैं आपको छोड़ के जाने वाले नहीं हूँ, आप इस समस्या का समाधान जरूर ढूंढेंगे, जो भी कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, बशर्ते कि मेरी पत्नी बचना चाहिए। जो पैसा मांगोगे मैं देने के लिए तैयार हूँ, इसके लिए मुझे अपने आप को क्यों न बेचना पड़े, मैं बेच दूंगा। मैं पैसे के डर से नहीं भागूंगा, आप मांग के देखो, बस एक बार बोल दो कि मैं तुम्हारी पत्नी को बचा दूंगा। मैं रो में बह रहा था, जोश में था
कि बाबा मेरी बात को मान लेंगे, पैसे की लालच दूंगा तो शायद मेरी बात को वो मान सकते हैं। मैं ऐसा ही बोलता जाता हूँ। बाबा मेरी तरफ देख रहे थे, मैं रो रहा था, मेरे आंखों से आंसू गिर रहा था। और तब कहते हैं शांत हो जाओ, ये रोना धोना बंद करो, इन आंसुओं का कोई अब मेरे यहाँ पर कोई महत्व नहीं है, रोने से कुछ नहीं होगा बेटा। मैं आपको समझा दिया ना, ये काम मैं ले नहीं सकता हूँ, इस काम में बहुत बड़ा रिस्क है। अगर मैं हाथ भी लगाऊंगा ना तो कुछ भी हो सकता है कि पत्नी तुम्हारी कुछ साल और जीने वाली हो सकता है कि मैं हाथ लगाऊं और फिर वो तुरंत ही मर जाए। तो मैं ये रिस्क लेना नहीं चाहता। मैं कहने लगा कि बाबा कोई ना कोई तो अब समस्या का समाधान होगा जो आप कर सकते हैं मेरी पत्नी को बचाने के लिए। हाँ, तब वो सोच में डूब गए थे। काफ़ी देर तक सोचते रहे, आंखें बंद करते रहे। फिर मैं कुछ बोल नहीं पाया, क्योंकि सोचने तो कुछ ना कुछ समस्या जरूर वो ढूंढेंगे, समस्या का निदान कैसे होगा। आखिरकार 10 मिनट तक आंखें बंद करने के बाद आंखें खोलते हैं। अब पहली बार मैं उनकी आंखें देख करके डर जाता हूँ। एकदम सुर्ख लाल हो गया था, जैसे आंखें बंद करने के बाद में अब कोई नशा पानी तो नहीं कर लिया, लेकिन मेरे तो सामने बैठे थे, ऐसा हो ही नहीं सकता था। मेरी तरफ देखते हैं और उनका बात करने का ढंग भी थोड़ा अलग हो गया था। मैं समझ नहीं पाया था कि ये बदलाव उनके चेहरे पर, उनकी आवाज़ में, उनकी आंखों में कैसे हुआ। लेकिन वो मुझे बताने लगे कि देख तूने इतना अब बात बोला है ना, तो मैं समस्या ढूंढने में लगा हुआ था, इसलिए वक्त लगा था। हाँ, ये काम तू खुद कर सकता है अगर तू करना चाहे। तो भूत प्रेत से डरता तो नहीं है ना? मैं कहने लगा नहीं, मैंने आज तक भूत प्रेत को देखा ही नहीं, तो डरने की कोई बात ही नहीं होती है। आज तब कहते हैं देख बेटा, इस काम में तेरे साथ भी रिस्क है। मैं तुम्हें एक मंत्र दूंगा, वो मंत्र तुझे सिद्ध करना पड़ेगा। आज सिद्ध करने के बाद में जो भी औरत, जो भी लड़की तेरे पास में आएगी, अपनी समस्या उसके सामने रखना पड़ेगा। वो तुझसे बहुत सारे सवाल पूछेगी, सवाल का जवाब देना पड़ेगा कि तुझे अब उसको क्यों बुलाया गया, और वो सच सच तुझे बताना पड़ेगा कि हमने इस काम के लिए तुम्हें अब सोते से उठाया है, आप मेरी मदद करो। अगर वो मान जाती है तो समझ ले तेरा काम हो जाएगा। ये तेरे ऊपर निर्भर करता है कि उसके सामने में, जब तेरे सामने में आएगी तो कैसा उसके साथ में व्यवहार करता है, तेरे ऊपर निर्भर करेगा। अगर तू भूत प्रेत से डरता है तो ये काम बिल्कुल मत करना। लेकिन मैं अपनी पत्नी को बचाने के लिए कुछ भी करने पर अब भिड़ चुका था। मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं कहने लगा बाबा मुझे मंत्र दीजिए, कहाँ क्या करना पड़ेगा। बाबा मुझे सब कुछ समझाने लगे। कहने लगे कि देख, अभी मैं तुझसे कह रहा हूँ, ये काम सोच समझ के करना। पहले अपने परिवार में अपने माता पिता से पूरी तरह से बात कर लेना। अगर तेरे माता पिता कहते हैं तभी इस काम में हाथ लगाना। कभी तू अपने परिवार से अलग होकर के ये काम मत करना, नहीं तो कहीं बाद में पछताना पड़ेगा। मैं सोच लिया था कि मुझे क्या करना है। इसके बाद मन में थोड़ा सा जो निराशा थी, वो निराशा से मैं थोड़ा उबरने लगा था। सोच लिया था मैं घर लौटता हूँ, पिताजी सब कोई उदास बैठा हुआ था, और तब मैं पिताजी को सब कुछ बात बता देता हूँ कि मैं बाबा के पास में गया था जहाँ आप मुझे लेके गए थे। पूरी घटनाक्रम जो होता है सबके सामने रख देता हूँ, जैसे बाबा ने कहा था। मेरे पिता, मेरे परिवार के लोग सब कुछ डर जाते हैं कि नहीं बेटा, ये काम तुम कर नहीं सकते हो। लेकिन मैं कहने लगा देखो पिताजी, मैं ये काम ठान चुका हूँ, ये काम में कोई रिस्क नहीं है। बाबा जी से मैं सब कुछ जान चुका हूँ। अगर मैं उस औरत के साथ, लड़के के साथ कुछ गलत बिहेव करूँगा तब मेरी जान का खतरा हो सकता है। बाबा जी ने कहा है कि जो भी वो तुमसे बात करे सच सच बता देना, और मैं परिवार को राजी कर लेता हूँ। लेकिन मेरे जो पिता माता थे वो डरे हुए हालात में थे। जब भी मुझे अब उनके पास जाता था तो वही बात कहते थे, बेटा तू अपना जीत छोड़ दे, तू अपना जीत छोड़ दे। लेकिन मैं कहने लगा नहीं, पत्नी को मैं देख रहा हूँ रोज रोज, मैं पत्नी को मरने नहीं दे सकता। मैं उससे प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ये बात मेरी पत्नी के कानों में पड़ी। मेरी पत्नी ने मुझे रोक दिया कि नहीं जी, आप मेरे लिए अब ये संकट में आप बिल्कुल नहीं जाओगे, मैं आपको इजाज़त नहीं दूंगी। लेकिन मैं कहने लगा कि देखो मैं इस चीज़ को ठान चुका हूँ,
मुझे तो करना है, चाहे कुछ भी मेरे साथ में हो जाए। मैं अब पीछे हटने वाला नहीं हूँ। पत्नी ने मुझे बहुत समझाया और इसके बाद बात बढ़ते बढ़ते ससुराल तक जा गई थी। ससुराल वाले भी आ गए, वो भी मुझे समझाने लगे कि ना बेटा, इसमें बहुत खतरा है। ये जो बात है ना, तुम्हारे जैसे के लिए नहीं है। ये तंत्र मंत्र जो करने वाले लोग होते हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं। लेकिन मैं अपने जिद पकड़ चुका था। खैर, जब वो टाइम आता है तो उस चीज़ को मैं सिद्ध करने के लिए अब जाता भी हूँ। जो मैं कभी शमशान की तरफ नहीं गया, मैं शमशान में जाता हूँ पूरी तैयारी के साथ में। और वो सिद्धि जो जाप करना था, एक दिन की बात नहीं थी, कई दिन इसमें लगे थे। इस चीज़ को करने में, जाप करने में, सिद्धि इतनी आसानी से मुझे मिलने वाली नहीं थी उस चीज़ का। इसमें भी टाइम लगता है। लेकिन एक चीज़ था, मैं नोट कर रहा था। जब मैं इस काम को करने के लिए शमशान जाने लगा था ना, मेरी पत्नी के चेहरे पर जो रौनक जा रही थी वो धीरे धीरे लौटने लगी थी। मैं इस चीज़ को नोट कर रहा था। अभी तो मैं उस लेवल तक पहुंचा भी नहीं था, लेकिन मुझे लगने लगा कि मैं सही दिशा में जा रहा हूँ। ज़रूर मेरी पत्नी सही हो जाएगी, स्वस्थ हो जाएगी। जो भी मेरे पत्नी के ऊपर मैं किया हुआ है जादू तंत्र मंत्र, वो ख़त्म हो जाएगा अगर मैं ये काम कर लेता हूँ, अगर वो उस लेवल तक मैं पहुँच जाता हूँ। इसमें टाइम तो ज़रूर लगता है, लेकिन अब वो मौका था, या यही मौका था जब मैं अब वो सिद्धि प्राप्त करने वाला था। सिद्धि मतलब उस औरत से मुझे आमना सामना होने वाला था। और उस दिन मुझे विशेष तैयारी के साथ में जाना पड़ा था। मैं जाता हूँ आधी रात को शमशान में, और जो विधि विधान बाबा जी ने बताए थे उसी विधि विधान से मैं वहाँ का पूजा पाठ करता हूँ। आज जब मुझे लगता है कि हाँ, अब वक्त आ गया है, आज जैसे बाबा ने कहा था कि अपने कानें खुली रखना, आँख बंद रखना। जब तुम्हें ऐसी आवाज़ सुनाई पड़े, जब तुम्हारा नाम लेकर के कोई पुकारे, तब तुम आंखें खोलना और देख लेना। लेकिन तुम उस जगह से उठना मत। जो रक्षा कवच होता है, सुरक्षा कवच होता है, उसी कवच में रहना, उससे बाहर मत निकलना। जो भी तुम्हें बुलाए उसको कहना कि तुम इस जगह पर आ जाओ। अगर वो सच्ची होगी तो तुम्हारे पास में आ जाएगी, और जो गलत होगी उस रक्षा कवच के अंदर में बिल्कुल भी नहीं आएगी। और ऐसे ही होता है। मैं अब उस घड़ी आ चुकी थी जिसके लिए मुझे इतना परिश्रम करना पड़ा था। इसके बाद मैं अपने कान तो खुले रखता हूँ, आंखें बंद रखता हूँ। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, पूरा 1 घंटा हो जाता है। आवाज़ें तो मुझे बहुत सारी सुनाई देती हैं। ऐसा लगता है कि शमशान आज बहुत भरा हुआ है, जैसे भूत प्रेत इस जगह पर बहुत सारा आ चुके हैं। अलग अलग आवाज़ें सुनाई देती हैं, लेकिन कोई भी मेरा नाम लेकर के बुलाता नहीं है। अलग अलग आवाज़ें सुनाई दे रही थी, लेडीज की, लड़कियों की, जेंट्स की, ना जाने कैसी कैसी आवाज़, कोई भारी, कोई पतली। लेकिन मैं आंखें खोल के देखता नहीं हूँ। जो बाबा ने कहा था मैं उसी हिसाब से चल रहा था। हालांकि उस टाइम मैं खौफ में भरा हुआ था, डरा हुआ था कि ना जाने अब मेरे साथ में क्या होगा। ये सब मैंने करके कोई गलत काम तो नहीं कर लिया। मैं यहाँ से सुरक्षित अपने घर पर लौट पाऊँगा या नहीं पाऊँगा, मुझे इस बात का बहुत फिक्र थी। लेकिन अब मैं उस लेवल तक पहुँच गया था, अब तो मैं पीछे हट ही नहीं सकता था। आखिरकार शोर काफ़ी देर तक चलता रहा। किस्म किस्म की आवाज़ें मुझे सुनाई दे रही थी, लेकिन कोई अभी भी मेरा नाम बुलाया नहीं था। आखिरकार वो शोर शांत हो जाता है। ऐसा लगता है कि जितनी भी आत्माएं उस जगह पर खड़ी थी, जो शोर कर रही थी, मुझे अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रही थी, सब लोग जान चुकी थी कि अब दाल गलने वाली नहीं है। तब वो सारी की सारी अब वो चली जाती है। अब इसके बाद एक बारीक आवाज़ मुझे सुनाई देता है। जब मैं आवाज़ की तरफ देखता हूँ कि आखिर मुझे किसने बुलाया, आज जो मैं मुड़ करके देखता हूँ मेरे अपने पीछे, तब एक औरत खड़ी हुई नजर आती है, चमकते हुए कपड़ों में, देखने में बहुत ही खूबसूरत, खुले हुए बाल, कपड़ा भी चमक रहा है। मैं एक नज़र देखता हूँ ना तो दिल की धड़कन बढ़ जाती है। अब क्या होगा, अब क्या होगा। वो मुझे नाम लेकर के पुकारती है। मेरा तो जैसे बोलती बंद हो चुका था। मैं पहली बार अपनी आंखों के सामने अब ऐसी चीज़ को देख रहा था। जब मैं कभी
विश्वास नहीं करता था। वो औरत देखने में 25 से 30 साल के बीच की लग रही थी, लेकिन हसीन थी। मुझे बुला रही है मेरा नाम लेकर के, कह रही है कि तुम आ जाओ, आ जाओ, क्या बात है, तुमने किस लिए तुम मुझे यहाँ पर बुलाया गया है। तब मैं भयभीत हो गया कि नहीं नहीं नहीं, मैं इस सुरक्षा घेरे में रहूँगा, इससे बाहर नहीं निकलूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हो सकता है कि मेरे साथ धोखा हो जाए। तब मैं पहली बार उससे बात करता हूँ कि देखिए, आपको सुरक्षा घेरा में आना पड़ेगा, और तब मैं आपसे पूरी बातें कह पाऊँगा। वो एक दो बार इधर उधर जरूर देखती है, आसपास में निगाहें मारती है, और अगले पल देर नहीं करती है। वो चलते हुए कदमों के साथ में मेरे सामने आके खड़ा हो जाती है, सुरक्षा घेरे के अंदर में। उसको कोई डर, कोई ऐसा चीज़ उसको कोई रोक नहीं पाता है। बिल्कुल मेरे सामने खड़ी थी, हम दोनों आमने सामने थे। मैं बैठा हुआ था और वो खड़ी हुई थी। मेरी तो जैसे लग रहा था कि दिल की धड़कन उछाले मार रही हो, इतना मैं भयभीत हो चुका था उसको सामने देख करके। तब वो कहती है उठो उठो। मैं उठ करके खड़ा होता हूँ, और तब मुझे लगता है कि मेरे टांग में जवाब नहीं, अब एकदम ऐसा लग रहा था कांप रहा है, मेरी टांगें मेरे वजन संभाल नहीं पाएंगे। और तब वो मेरे सर पे हाथ फेरती है, कहती है तुमने किस लिए मुझे बुलाया, बात क्या है, क्या तकलीफ है, क्या मुझे चाहती हो। लेकिन ये सब बातें बाद में, मुझे पहले खाने के लिए कुछ दो। सब कुछ मुझे बाबा जी ने बताया था, जब वो मिलेगी ऐसा ही कुछ मांग करेगी, और उसका इंतज़ाम हमने पहले से किया हुआ था। मैंने स्वादिष्ट मिठाई देसी घी का तैयार कराया था उसके लिए। वो मिठाई का डब्बा खोल देता हूँ, और मिठाई देखते ही अब उसके चेहरे पर मुस्कान खिल जाती है, और फटाफट फटाफट मिठाई को ख़त्म कर लेती है। और तब कहती है अब बताओ मुझसे क्या मदद चाहिए, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। और तब मैं कहता हूँ जो मेरे साथ में हुआ है, मैं एक एक चीज़ को बयान कर देता हूँ। और तब कहती है हाँ, बात तो बिल्कुल सही है, इसके लिए तो मुझे तुम्हारे घर तक जाना पड़ेगा, और घर में नहीं, तुम्हारे पत्नी के अंदर मुझे कुछ दिनों तक रहना पड़ेगा, और तब जाकर के ये दोस्त मुक्त हो सकती है, उस जादू से इसका पीछा छूट सकता है। क्या तुम ये सब कर सकती हो? क्या तुम मुझे अपने घर पर लेके जा सकते हो? क्या तुम अपनी पत्नी के अंदर मुझे जाने की इजाज़त दे सकते हो? वो सवाल पर सवाल पूछ रही थी। हाँ, ये सब मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। ना तो बाबा जी इस बारे में कोई बताया था। मैं सोचने पे विवश हो जाता हूँ कि अब मैं क्या करूँ। ये बातें बाबा जी ने बताया नहीं था। मुझे लगा कि यहीं सब कुछ हो जाएगा, इससे मैं मदद मांगूंगा और वो चुटकी बजाएगी, अब बस जादू की तरह मेरी पत्नी की जो तंत्र मंत्र है वो हट जाएगा, वो काला जादू खत्म हो जाएगा। लेकिन वो भी कह रही थी कि मुझे इसके लिए तुम्हारे घर तक जाना पड़ेगा, तुम्हारे पत्नी के शरीर में मुझे जाना पड़ेगा, प्रवेश करना पड़ेगा, और इसमें 3 दिन भी लग सकता है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? मैं अब डर चुका था कि क्या मैं ऐसा करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन मैं डरने वाले में से नहीं था। मैं सोच लिया कि मैं ज़रूर करूंगा, और तब मैं कहता हूं कि जी मैं इसके लिए तैयार हूं, आप मेरी मदद करेंगी ना? और तब कहती है मुस्कुराते हुए कि हाँ अवश्य करूँगी, लेकिन ये चीज़ मुझे हर रोज़ चाहिए, अब भर पेट चाहिए। वो इशारा था मिठाई की तरफ में, देसी घी वाला मिठाई उसको पसंद आ चुकी थी। और तब मैं कहता हूँ कि जी मैं ज़रूर इस चीज़ का इंतज़ाम करूँगा। और तब कहती है फिर यहाँ पर क्यों हो, चलो तुम अपने घर, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आती हूँ। मैं सारा सामान जो काम का था तो मैं तो ले चुका था, अब बाकी जो पूजा में इस्तेमाल हो चुका था मैं वहीं छोड़ करके और फिर अपने घर की तरफ चल पड़ता हूँ। मैं मुड़ मुड़ कर देखता था, वो मुझे दिखाई नहीं देती थी, लेकिन उसके पदचाप, आवाज़ पैरों का चलने का मुझे कानों में सुनाई पड़ रहा था। और जब मैं रुक जाता था तो पीछे से बोलती थी, अरे चलो भी, चलो भी, रुक क्यों गए, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चल रही है। वो मुझे दिखाई नहीं दे रही थी। आखिरकार हम जब घर के दरवाजे पर पहुंचते हैं, घर वाले को जान संकट में पड़ी हुई थी। जैसे मैं आवाज़ देता हूँ तो दरवाज़ा खुल जाता है। मेरे पिताजी खड़े थे, मुझे जिंदा देख करके उस जगह से लौट करके, शमशान में से लौट करके मुझे अपने सामने देख करके खुश हो जाती। कहते हैं बेटा
सब कुछ हो गया ना, सब कुछ सही है ना। और तब मैं कहता हूँ पिताजी रास्ते से हट जाओ, अभी कुछ बाकी रह गया है, अभी हट जाओ, अभी कोई सवाल जवाब नहीं। सबको मना कर दो कि अपने अपने कमरे में चले जाए, कोई रास्ते में खड़ा हुआ ना मिले, मेरी पत्नी का दरवाज़ा खुलवा दो। बस मैं ये बोल करके कुछ देर ज़रूर रुका रहता हूँ। और जब मुझे सिग्नल मिल जाता है, मेरे पापा कह देते हैं कि हाँ सब कुछ तुम्हारे कहे हुए अनुसार हो चुका है, अब तुम अंदर आ सकते हो। हाँ, इसके बाद मैं कहीं पर भी नहीं रुकता, सीधा अपने पत्नी के घर में प्रवेश कर जाता हूँ। अब मुझे मालूम था कि मेरे पीछे पीछे वो प्रेतात्मा भी अब आ चुकी थी। मेरी पत्नी जो नींद में सोई हुई थी जाग गई थी। उसके चेहरे पर मैं जो देख रहा था, पहले से फर्क तो जरूर था, लेकिन इतना फर्क नहीं था। अचानक मैं उसके बात करने लगता हूँ, मैं उसको जगा देता हूँ, और जगाने के बाद में उसका जो अब चेहरा मोहरा थोड़ा सा अलग लगने लगता है। अब मैं कहता हूँ तुम डरो मत, डरो मत, आराम से बैठ जाओ। और तब कहती है जी इतनी रात को कहाँ गए थे। मैं कहता हूँ कि मैं उसी काम से गया था जिसके लिए तुम मना करती थी, वो काम हो चुका है। और वो खुश हो जाती है। अब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ कि आखिर वो प्रेतात्मा है कहाँ, लेकिन वो प्रेतात्मा मुझे नज़र नहीं आती है। तभी अचानक मेरी जो पत्नी का शरीर है ना, लहराने लगता है, खड़े खड़े कांपने लगती है, सर उसका झटकने लगता है। और उस पल मैं जाके अपने पत्नी को संभालता हूँ कि कहीं वो खड़े खड़े गिर ना जाए। मेरे हाथों में वो बेहोश हो जाती है। जब होश में आती है ना, तो मुस्कुरा के मेरी तरफ देखती है। तब मैं समझ जाता हूँ कि इसके अंदर में वो प्रेतात्मा आ चुकी है। वो रात में बहुत डरा हुआ था कि क्या मेरी पत्नी सही हो पाएगी, क्या सब कुछ सही हो पाएगा, मेरी पत्नी को कुछ होगा तो नहीं, हमारे परिवार को तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि मैं एक प्रेतात्मा को शमशान से अपने घर में लेकर के आ चुका था। लेकिन सब कुछ नॉर्मल था। पत्नी बहुत गहरी नींद में सोती है, बिल्कुल सही दिखाई दे रही है। सुबह होते ही मैं पिताजी को भेजता हूँ कि ऐसे ऐसे चीज़ें मिठाई लेकर के आओ, और सब कुछ तैयारी हो जाती है। अब उसको हम सुबह में मिठाई दे रहे हैं, नाश्ता कीजिए। वो मिठाई भी टूट पड़ती है, जबकि उसको ज़्यादा मिठाई पसंद नहीं था, लेकिन ऐसे खाने लगती है जैसे जन्मों जन्मों की भूखी हो। और वो हमें मुस्कुरा के देखती थी, हमारे परिवार वालों की तरफ देखती थी, सबसे मुस्कुरा करके। बिल्कुल उसका जो चलने का और मुस्कुराने का अंदाज, बोलने का अंदाज, सब कुछ टाइम के लिए चेंज हो चुका था। 3 दिन तक ऐसा ही चलता रहा था। परिवार के लोग डरे हुए थे। मैं सबको बता दिया था कि ऐसे ऐसे अब जो प्रेतात्मा है हमारे घर तक पहुंच चुकी है। मेरे शरीर, जो पत्नी का शरीर है, उसके अंदर जा चुकी है। ये जो मिठाई हम खिला रहे हैं ना, जो उसकी सेवा कर रहे हैं, ये मेरी पत्नी नहीं खा रही है, वो प्रेतात्मा ही खा रही है। और उसका कहना है कि हम 3 दिन तुम्हारे पत्नी के शरीर के अंदर में रहेंगे, और इसके बाद तुम्हारी पत्नी स्वस्थ हो जाएगी। 3 दिन बीत जाता है। जब रात हो जाती है, और तब जब मेरी पत्नी सोई होती है, और तब मैं उसको जगाता हूँ, उठो जी, उठो जी। पत्नी मेरी उठ जाती है, लेकिन जिस अंदाज से देखती है ना, मैं समझ नहीं पाता हूँ। मेरी पत्नी ऐसी करती नहीं थी। उसका उठने का तरीका, बात करने का तरीका अलग था, लेकिन ये इसका अंदाज आज अलग था। मैं समझ गया कि प्रेतात्मा उसी के शरीर में है। तब मैं कहता हूँ कि आज आखिरी रात है। आपने 3 दिन बोला था, 3 दिन तो हो चुका है। वही प्रेतात्मा मेरी पत्नी के मुख से बोलती है कि हाँ, जब मैं सुबह निकल जाऊंगी ना, लेकिन तुम मुझे भूलना मत, ये मिठाई मुझे बहुत पसंद आई है, मेरे लिए कुछ मिठाई कुछ ज़रूर रखना। मैं महीने 2 महीने में मैं तुम्हारे पास घर में आऊँगी। मिठाई छत के ऊपर में रख देना रात के टाइम में। वो खास रात की एक बात करती है, अमावस की रात को। अमावस की रात को अब ऐसे ही कुछ मिठाई रख देना छत के ऊपर में। मैं आकर के खा कर चली जाऊंगी। ना तुम्हारे परिवार में आऊंगी मिलने के लिए, ना तुम्हारे पत्नी के शरीर में आऊंगी, ना तुमसे मैं कोई बातचीत करूंगी। ये मिठाई मुझे पसंद आ गई है। इसके लिए तुम घबराओ मत, इसका इंतजाम मैं सब कुछ कर दूंगी, तुम पर मैं बोझ नहीं बनने दूंगी। उसके बाद मैं उस चीज़ को मान लेता हूँ कि चलो जी, ये हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मेरी पत्नी स्वस्थ हो गई है, वही सबसे बड़ी बात है। क्या रहा मिठाई का, महीने में 15 दिन में एक दिन हमें दे देना है, तो क्या फ़र्क पड़ना है। मैं मान लेता हूँ। और आखिरी पल जब
सुबह उठती है ना तो बिल्कुल उसमें प्रेतात्मा थी ही नहीं। मेरी जो पत्नी का चलने का अंदाज, बात करने का अंदाज, मुस्कुराने का अंदाज, सब कुछ अलग था। सब कुछ अब बदल चुका था। और तब मुझे ज्ञात हो जाता है कि वो प्रेतात्मा मेरी पत्नी के शरीर से निकल चुकी है। सब लोग बड़ा खुश हो जाते हैं, लेकिन मैं जैसा वादा किया था, अमावस की रात को वो मिठाई का डब्बा मंगा करके अब मैं छत के एक कोने में रख देता था, ताकि वो प्रेतात्मा आकर के भोजन कर सके। वही जो काम था ना, मुझे आगे चल कर के बहुत फायदा दिया था। उस प्रेतात्मा में इतनी शक्ति थी, जो भी होगा वो तो नहीं मालूम मुझे, लेकिन उसी के वजह से मुझे बहुत बढ़िया जॉब मिला था, वो भी काफ़ी पैसे वाला। इसके बाद तरक्की, मैं कहूँ ना कि एक साल में जो इतना कर्जे जो मेरे सर पर चढ़ा हुआ था, मेरे पिताजी के सर पर था, सब कुछ उतार फेंकता हूँ। कुछ ही महीनों, कुछ साल के बाद में मैं उस जॉब को छोड़ देता हूँ। इतना पैसा मेरे पास में आ जाता है कि मैं अपना खुद का काम खोल लेता हूँ। अब मुझे लगता है आज भी कि वो जो उसने बोला था कि ये मैं तुम पर बोझ नहीं बनूंगी, अगर तुम मुझे मिठाई खिलाओगे ना तो मैं तुम्हें फ़ायदा ज़रूर कराऊंगी। मैं आज भी वो काम करता हूँ। आज मेरे पास में नया घर है, सब कुछ है, लेकिन अमावस की रात को उस जगह पर मैं वो मिठाई ज़रूर रखता हूँ। आज जब हम सुबह उठते हैं ना तो डब्बा तो मिलता है, लेकिन मिठाई नहीं मिलता। तब मुझे विश्वास होता है कि वो प्रेतात्मा आज भी उस मिठाई के शौकीन हैं और हमारे घर के आसपास में ज़रूर मंडराती रहती है। लेकिन कभी भी ना तो हमारे परिवार को कोई तकलीफ़ दिया है, ना कोई मेरी पत्नी को तकलीफ़ दिया है, ना मुझे दिखाई दी है, ना मुझे कोई तकलीफ़ दिया है। और उसी के वजह से हमारा जो बर्बाद घर था बिल्कुल आबाद हो चुका था। मेरी पत्नी भी सही हो चुकी थी और मेरे घर की आर्थिक स्थिति भी बिल्कुल सही हो चुकी थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये जो कहानी हमें भेजे थे उनका नाम है अजय, उनका नाम है अजय कुमार। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसा कोई कहानी है, कोई घटना है, कोई आप बीती है जो आप मुझ तक भेजना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरे मेल आईडी पर अपनी घटनाक्रम को आप मुझे शेयर कर सकते हो। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, और हाइप वाले बटन को ज़रूर दबाइएगा। तो दोस्तों, कल मिलता हूँ इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।